नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग के अंतर्गत जेसीईआरटी के द्वारा आज के साप्ताहिक परीक्षा के कक्षा 8 विषय गणित में पूछे गए प्रश्नों का हल आप सबों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। यह हल कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. I am going to solve the question which have been asked in class 8 subject mathematics by JCERT in weekly test of today under regular assessment for improved learning. Hope that this solution will be useful for studying students of class 8 and having a subject mathematics. आइए प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, क्या 7/0 परिमेय संख्या है? इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देना है। यदि परिमेय संख्या की परिभाषा हम लोगों को पता है तो इस प्रश्न का उत्तर देने में हमें कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं होगी। यदि परिमेय संख्या की परिभाषा हमें पता नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर देने में हमें थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग परिमेय संख्या के परिभाषा को समझते हैं कि परिमेय संख्या हम कहते हैं किसे। लेट्स सी व्हाट इज द definition of the rational number. If we have idea about the definition of the rational number, then we have no problem to pick out the correct option for this question. So let's see the definition of the rational number. तो परिमेय संख्या की परिभाषा इस तरह से होता है। वैसी संख्या जिसे तो ये आपका परिमेय संख्या की परिभाषा है। वैसी संख्या जिसे a/b के रूप में लिखा जाता है। a एवं b दोनों ही पूर्णांक हो, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 8 के स्टैंडर्ड में परिमेय संख्या की यही परिभाषा है। यदि आप क्लास 9-10 में जाते हैं तो वहाँ भी वास्तविक संख्या का अध्ययन करना होता है, तो वहाँ पर परिमेय संख्या का थोड़ा सा परिभाषा बदल जाता है। A number which can be written in the form of a/b, both a and b are integers and b not equal to 0 is said to be rational number. So it is very easy
टू अंडरस्टैंड। तो परिमेय संख्या को समझना बहुत ही आसान है। अब इसी परिभाषा से हम लोग इसे टैली करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है क्या 7/0 परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है ये a/b के रूप में लिखा हुआ है और दोनों ही आपका इंटीजर है, लेकिन यहाँ b = 0 है, b के स्थान पर 0 दिया हुआ है। अतः 7/0 आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका बी हो जाएगा। बी का आपका करेक्ट ऑप्शन, प्रश्न संख्या 1 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 36/-24 का मानक रूप कौन है? तो यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता है, जिसको हम लोग हिंदी में मानक रूप बोलते हैं, अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में अंश और हर दोनों ही लघुत्तम रूप में होता है, मतलब इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर कर देना। तो अगर आप 2 से इसको देखते हैं तो 18 बार में और ये 12 बार में चला जाता है। तो जैसे ही आप इसको 2 से करते हैं तो ये आपका देखिए 18 बटा आपका हो जाता है -12। अब 18 और 12 में अगर आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो ये हो जाता है आपका 9 बटा -6 हो जाता है। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 2 के पहाड़ा में 9 आता नहीं, लेकिन 6 आ जाता है, लेकिन दोनों में आना चाहिए। तो ये 2 तो यहाँ पर अब कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 3 जो है दोनों में आता है, तो 3 अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इस स्थिति में 3 तिया 9 और 3 दूना 6, अर्थात इसका मानक रूप हो जाएगा 3/-2। तो जहाँ पर भी इस ऑप्शन में 3/-2 होगा, वही आपका इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए बी, ऑप्शन बी में -3/2 है, तो प्रश्न संख्या 2 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो hope that there is no problem to understand the explanation of the solution of this question। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं। 5/7 गुने -3/8 का मान निम्न में से कौन होगा? ये क्वेश्चन काफी इजी है। आपको अंश को अंश के साथ गुना कर देना है, हर को हर के साथ गुना कर देना है। तो 5 को यदि आप -3 से गुना करते हैं तो -15 होगा, और 7 को 8 से यदि आप गुना करते हैं तो 56 होगा। तो इस तरह से देख लीजिए ऑप्शन बी में ही आपका -15/56 है। तो ये प्रश्न संख्या 3 का आपका करेक्ट ऑप्शन -15/56 होगा। यदि आप टेस्ट में 15/56 या ऑप्शन बी को सेलेक्ट किए हैं तो आपको इस प्रश्न के लिए प्राप्तांक मिल जाएगा या अंक आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप इस प्रश्न के लिए अंक लूज कर जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 बोलता है कि -5/9 का जोड़ प्रतिलोम क्या होगा? तो जोड़ प्रतिलोम का यदि कंसेप्ट आपका क्लियर है तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, और यदि नहीं है तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जोड़ प्रतिलोम मतलब किसी संख्या में कौन सी संख्या को जोड़ दिया जाए कि उसका दोनों का जोगफल 0 हो जाए। तो -5/9 में आप क्या जोड़ेंगे कि जोड़ने से उसका जो रिजल्ट है या मान है 0 हो जाए। तो स्वाभाविक है -5/9 में अगर आप +5/9 जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में 9/-5 है, तो ये तो नहीं होगा, हमको चाहिए 5/9। ये देखिए -5/9 है। देखिए ऑप्शन सी में जो है आपका 5/9। तो प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट ऑप्शन आपका 5/9 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आपको बोलता है कि 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पहला प्रश्न संख्या 4 में जोड़ प्रतिलोम था, तो इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं।
गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि 4 को आप कितना से गुना कर दीजिएगा कि उसका गुणनफल 1 आ जाए। तो अगर 4 को 1/4 से गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 1 आएगा। तो 1/4 का ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न संख्या 5 का आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। जोड़ प्रतिलोम मतलब फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि जोगफल 0 आ जाए। तो -5/9 में यदि आप 5/9 जोड़ देंगे तो जोगफल 0 आ जाएगा। आप देखिए प्रश्न संख्या 6 को देखिए, ये वर्ग से संबंधित प्रश्न है। यदि आप वर्ग और वर्गमूल नामक चैप्टर का अध्ययन किए होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहता है संख्या 400 के वर्गों में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ 400 में देखिए 2 शून्य है, जब इसका वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी और ये 4 जो है आपका ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न संख्या 6 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न के हल को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर कहता है कि प्रश्न संख्या 7 196 का वर्गमूल निम्न में से कौन सी होगी। तो अगर आप वर्गमूल ज्ञात करने आता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अवयव गुणनखंड विधि या भागफल विधि दोनों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके आप इसका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप अवयव गुणनखंड विधि लगाएंगे तो यहाँ पर 196 को बारी बारी से अवयव संख्याओं से आपको भाग देना होगा। तो ये देखिए 2 से पूरा भाग लगता है, तो पहला अवयव संख्या 2 ही होता है, तो इसीलिए 2 से ट्राई किए और ये 2 से पूरा भाग लग जाता है। तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 9 18 और फिर हो जाएगा 2 8 16। अब देखिए 98 2 से लगता है कि नहीं, तो ये 98 भी 2 से लग जाता है और ये 2 चौका 8 और यहाँ हो जाएगा 2 9 18। अब देखिए 49 2 से नहीं लगता है, 3 से नहीं लगता है, 4 से नहीं लगता है, 5 से भी नहीं लगता है, 6 से नहीं लगता है, तो ये देखिए 7 से लग रहा है, तो 37 37 49। अब ये जो है 7 आपका अभाज्य संख्या है, तो इसका 196 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 7 और फिर × 7 हो जाएगा। वर्गमूल में क्या होता है कि एक एक जोड़ा में एक लेते हैं, तो 2 का जोड़ा आया, 7 का जोड़ा आया, तो 1 2 और 1 7 को हम यहाँ गुना कर देंगे, तो 2 × आपका 7, तो 2 7 आपका 14 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा 196 का। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपका 14 है, तो ऑप्शन बी में ही आपका 14 है। तो प्रश्न संख्या 7 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न के हल को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्रश्न संख्या 8 काफी आसान है। आपको बोल रहा है 21 का वर्ग क्या होगा। वर्ग का मतलब 21 को फिर 21 से गुना कर देना है। यदि आप 21 को 21 से गुना करेंगे तो आपको 441 आएगा और 441 जो है आपका ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है, खेत की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का यदि आप सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा बराबर हो जाएगा 1600 का वर्गमूल। तो 1600 का वर्गमूल यदि आप निकालेंगे, अगर भागफल विधि लगा देंगे तो इस तरह का पेयर आएगा। तो ये 4 चौका 16 मतलब 4 होगा पहले और 2 जीरो में से 1 जीरो लिख देना होगा। तो 1600 का वर्गमूल आपका 40 हो जाएगा। यहाँ देखिए 40 कौन सा ऑप्शन में है, तो 40 आपका ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए आप प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 10 को। 3/8 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी होगी। मतलब आप इसके आंसर को 1 से गुना करेंगे तो समतुल्य परिमेय संख्या आएगा, 2 से भी गुना करेंगे तो समतुल्य परिमेय संख्या आएगा, 3 से करेंगे तो समतुल्य परिमेय संख्या आएगा। अर्थात इसके अंश और हर को यदि एक
ही संख्या से गुना करेंगे तो जो भी परिणाम आएगा, जो भी गुणनफल आएगा, वो आपका समतुल्य परिमेय संख्या होगा। यदि 1 से करेंगे तो 3/8, 2 से करेंगे तो 6/16। तो यहाँ देखिए 6/16 जो है आपका ऑप्शन ए में है। तो 3/8 के समतुल्य परिमेय संख्या आपका 6/16 होगा। ये आपका 9/3 और 8×24 9/24 भी होगा। और अगर आप 4 से गुना करेंगे तो 12/32 भी होगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूजन, 3/8 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर होना चाहिए 3/8 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी नहीं होगी। अगर कौन सी नहीं होगी तब तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता डी, इनमें से ये 6/16 भी है, 9/24 भी है और 12/36। तीनों का तीनों आपका समतुल्य परिमेय संख्या है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। वन सेकेंड आई रिपीट, इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3/8 के समतुल्य परिमेय संख्या, मतलब आपको समतुल्य परिमेय संख्या का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अंश और हर को एक ही संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल आता है उसे ही हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। अगर 1 से कीजिएगा 3 × 1 = 3, 8 × 8 तो 3/8, 3/8 यहाँ नहीं। अगर 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 और 8 दूना 16, तो 6/16 है, तो ये हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 × 9 और 8 × 24, ये भी है। 4 से करेंगे तो 3 × 4 = 12 और 8 × 4 = 32, ये भी है। तो अर्थात 6/16 भी समतुल्य परिमेय संख्या है, 9/24 भी परिमेय संख्या है, 12/32 भी परिमेय संख्या है। तो अतः इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो hope that there is no problem to understand the explanation of this solution। इस सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आशा करते हैं कि यह सॉल्यूशन आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। और प्रश्नों का निर्देश हम नहीं पढ़े थे, ये पूरा का पूरा प्रश्नों का हल आपको 1 घंटा 15 मिनट 60 और 15 75 मिनट में कर लेना है। इसके लिए आपका 40 नंबर है और इस सभी प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। इसमें कुल 10 प्रश्न था और आपका प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का था, मतलब एक प्रश्न आपका 4 अंक का था। तो होप दैट